मिनरल्स रिसोर्सेज हैं, देन प्लानिंग इन इंडिया, टारगेट ग्रुप एरियाज प्लानिंग, ये है टॉपिक है मतलब इसी उसमें यूनिट में। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि प्लानिंग का मतलब क्या होता है। प्लानिंग इज ए इट इज ए set of strategies which we use to attain a desired objective and goal. Suppose we have to score good marks in the or you have to score a good marks in the examination, in board examination in your class 12th. So to achieve that objective and goal, you have if you are following a proper planning, a proper strategy, then those strategies are known as planning. All right, like making a timetable and deciding different hours for the different subjects, and different subjects को different time देना। तो ये अगर आप कर रहे हो, पूरा strategy आपने बना रखी है कि मैं इस तरह से अपना जो है this is how I'm going to study the entire day till the examination, and you have a set of aim, like I have to achieve 95% or 98% percentage overall in the examination. So that is your objective or aim, and the whatever you are doing, the strategy which you are following, like making timetable, all that is ये क्या बताता है, is that is your planning. So in everything you can find planning. For example, individual also they do planning to attain an objective. लाइक हमें कोई घर खरीदना है तो हम प्लानिंग करते हैं, लाइक सपोज 70 लाख 80 लाख का, तो भी हमें ऐसे जो है पैसे बचाने हैं, तो वो हमारा अपना स्ट्रेटजी हो गया उस तरह से। सिमिलरली अ कंट्री एंड अ स्टेट it also makes planning to attain a desired objective and goal. And what is the aim and objective? Development of the country. All right. So अगर हमें देश का विकास करना है तो उसके लिए हम एक स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं, एक जो है पूरा एक टेक्निक फॉलो करते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, प्लानिंग। तो अगर हम एक इंडिविजुअल के लिए प्लानिंग इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें कुछ अटेन करना है, हमें कुछ चाहिए, तो हम उसके लिए पूरा स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो आप ये सोच सकते हो कि कंट्री इज ए वेरी बिग एलिमेंट, एंड कंट्री में देयर इज वास्ट डिफरेंशिएशन, वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, कल्चर, different types of people are here, rich people, poor people. So we have to make certain strategies so that we can bring overall development in the country. So for that purpose, every government follows a proper planning, and India is not a very exception case. India is also following planning. Just after independence we had started our long term planning. So the plannings are of different types, like short term planning or long term planning. जब हम बहुत ही कम समय के लिए प्लानिंग करते हैं तो उसे हम शॉर्ट टर्म कहते हैं, एंड व्हेन प्लानिंग इज फॉर अ मैक्सिमम ड्यूरेशन, दैट टाइप ऑफ प्लानिंग इज नोन एज लॉन्ग टर्म planning. All right, like India does long term planning for entire country, like we follow 5-year plans. All right, and 5-year plans, as you can see on the this screen, 5-year plans, they first started in the year 1951. 1951 में इसको स्टार्ट किया गया था, 1951 52 से लेके 55 56 तक। बिकॉज उस समय हमारा जो इंडिया था बहुत ही बैकवर्ड था, बहुत ही हम लोग पिछड़े हुए थे। हमारे देश में सिर्फ एग्रीकल्चर ही जो है मेन एक्टिविटी थी, वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थी। हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो इट वॉज वेरी बैकवर्ड। मोस्ट ऑफ आवर आयरन स्टील इंडस्ट्रीज वर इन अ डिक्लाइनिंग स्टेज, एंड पीपल वर वेरी पुअर। देयर वाज ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, ड्रॉट एंड सूखा, ये सब बहुत ही आम सिचुएशन होती थी। लोगों की भुखमरी की वजह से जान चली जाती थी। सो वी वर फेसिंग नंबर ऑफ ट्रबल्स एंड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस। जब हमारे देश को खुद की सरकार मिली, हमारे खुद के प्रधानमंत्री आए, तब उन्होंने सोचा कि हमें अब इंडिया को जो है डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है, सो दैट पॉवर्टी कैन बी इरेडिकेटेड एंड ओवरऑल डेवलपमेंट कैन बी अचीव्ड। अच्छा, उस समय कुछ लोग अमीर थे और बहुत लोग गरीब थे, सो देयर वाज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेल्थ। सो अब ये यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कि ताकि हर व्यक्ति जो है वो प्रॉपर जो है एक स्तर पे आ सके, एक लिविंग स्टैंडर्ड पे आ सके, उसके लिए जो है प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर हम अंधाधुंध कोई काम इम्प्लीमेंट कर देंगे, अगर हमें ये नहीं पता कि हमारे देश की प्रॉब्लम क्या है, हमारे देश में कहाँ कहाँ जो है इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, हमें क्या टेक्निक फॉलो करनी, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी, तो हम अगर ऐसे ही काम करेंगे तो फिर डेवलपमेंट को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए प्लानिंग होती है, जिसमें प्लानिंग में हम करते क्या है, हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को वो कहाँ कहाँ पर है, किस एरियाज में, और उस प्रॉब्लम को इरेडिकेट करने के लिए हम क्या स्टेप्स या क्या जो है स्ट्रेटेजीज जो है यूज़ कर सकते हैं। तो उस हिसाब से जो है प्लानिंग
की जाती है। ऐसे नहीं कि आपने कोई भी प्रोग्राम बस अच्छा गरीबी है सबको पैसे उठा के बांट दो, जो गरीब लोग हैं उनको हर महीने इतने पैसे दे दो, ठीक है। अगर इलिटरेसी है तो सबको उठा के स्कूल में डाल दो। तो ये आप हर ऐसे रेंडमली आप नहीं कर सकते। तो हमें जो है सरकार हर व्यक्ति को जो है पैसे नहीं दे सकती उसको उसका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज करने के लिए, तो हमें उसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें देखते हुए जो है हमारे 5 ईयर प्लान्स बनाए गए, और हर 5 ईयर प्लान जो था वो 5 वर्ष तक चलता। और उसमें जो है वो देखा गया कि इनिशियली हमें सबसे प्रॉब्लम एरियाज कौन से, लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया या ड्रॉट हो गया। तो मतलब ये सारी जो हमारे जो मेन प्रॉब्लम्स थे उनको सबसे पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान में लिया गया, और 5 साल का टाइम दिया गया कि इसमें 5 साल में हमें इन चीज़ों पर जो है रिकवर करना है और इसमें हमें इम्प्रूवमेंट करना है। तो इसको हम प्लानिंग कहते हैं। आपको समझ में आया बच्चों मैंने प्लानिंग के बारे में जो बताया आपको? यस मैम। एंड हम प्लानिंग क्यों करते हैं या कोई भी कंट्री प्लानिंग क्यों करती है, रोहन आपको समझ में आया? रोहन, पंकज, यस मैम। ठीक है। क्योंकि किसी भी कंट्री में जो है डेवलपमेंट, अब कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है अपार्ट फ्रॉम अगर हम यूएसए या किसी भी कंट्री की बात करें तो हर कंट्री में कोई ना कोई दिक्कत तो है ही। तो और जब हमें अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो आज़ादी के टाइम हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी, ड्रॉट, देन अदर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। सो टू टैकल ऑल दोज प्रॉब्लम्स वन बाय वन वी स्टार्टेड पंचवर्षीय योजना और 5 ईयर प्लान, जो हमने सबसे पहले स्टार्ट किया 1951 से लेकर 1956 तक, ठीक है। 52 से 56 आप मान सकते हो कि 5 साल का जो है हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान चलाया। देन हमारा जो है सेकेंड एंड थर्ड 5 ईयर प्लान 1956 से 57, 62, 61, मतलब इस तरह से करके जो है चलाया गया। जैसे सेकेंड कहाँ से कहाँ 56 से 61, देन 61 से 66, इस तरह से सेकेंड थर्ड। लेकिन बीच में जब इंडिया ने पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, जब हमारे देश में इमरजेंसी लग गया था, और जब हमारे देश इंडिया चाइना के साथ वॉर हुई थी, तब उन सालों में हम जो है 5 ईयर प्लान्स नहीं चला पाए थे उस एरियाज के आसपास। तो लेकिन बाकी जो है हमारा 5 ईयर प्लान चलते रहे। नाउ अब आपकी ये इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट क्लास यू विल टेल मी अबाउट दैट राइट नाउ व्हिच 5 ईयर प्लान इज गोइंग ऑन। दिस इज 12th 5 ईयर प्लान और 14th 5 ईयर प्लान, कौन सा प्लान है और कहाँ से किस ईयर तक है, ठीक है। आप लोग को सुनाई दे रहा है? मैम ये 12th 5 ईयर प्लान चल रहा है, 2007 से लेकर 2012 तक था। दिस इज क्या 12th 5 ईयर प्लान इज गोइंग ऑन फ्रॉम 7 to 12, उसके बाद 5 ईयर प्लान नहीं चलाया गया है। यस मैम, उसके बाद नीति आयोग आ गया था। ओके, ठीक है। तो ये जो भी हमारा प्लानिंग का काम कर रहा था कोई भी, जैसे हमारे इंडिया में कि भाई हमें 5 साल में ये हमारे प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं और इन 5 सालों में हमें इस पर रिकवरी करनी है, हमें इसको बेहतर बनाना है। यही हमारी किसी भी कंट्री की प्लानिंग होती है। और फिर उसमें हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, हम कैसे मतलब अपना एम अचीव करें, कैसे हम डेवलपमेंट लाए, वो जो प्रॉब्लम्स उन्हें हम कैसे हटाएं, ये हमारी क्या होती है स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है। अब इसका जो है जिम्मेदारी किसको दी गई थी? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को। तो प्लानिंग कमीशन जो है और प्लानिंग कमीशन वाज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसकी जो एक्स ऑफिस चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर है, जिसका नाम अभी जो बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, कमीशन है, इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल प्लानिंग इन इंडिया। एंड प्लानिंग इज नॉट अ वेरी इजी टास्क, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। आप पूरे भारत में सर्वे कराते हो, पूरे इंडिया में, मतलब आपको अगर मान लो खैर आगे हम लोग पढ़ेंगे इस बारे में, बट प्लानिंग इज़ बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। सो जब हम प्लानिंग करते हैं तो उसके अप्रोचेस जो होते हैं, उपागम होते हैं, वो 2 तरह के होते हैं। वन इज सेक्टोरल प्लानिंग एंड द अदर इज रीजनल प्लानिंग। Now, what is the basic difference between sectoral planning and regional planning? In a simple way, suppose I'm taking only one unit or only one sector for planning in detail, then that type of planning will be known as sectoral planning. For example, suppose my area of planning is only agriculture or of India, देन या फिर ओनली इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, ओनली सर्विसेज ऑफ इंडिया। मतलब हमने किसी भी बस एक यूनिट को चूज किया है, वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, सॉइल ऑफ इंडिया। तो हमने बस एक पर्टिकुलर टॉपिक को हमने यूनिट को सिलेक्ट किया है, और उस यूनिट को, उस सेक्टर को हम जब डिटेल में स्टडी करते हैं पूरे इंडिया में, तो उस टाइप की प्लानिंग को हम क्या कहते हैं? सेक्टोरल प्लानिंग। और वो यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं? लाइक एग्रीकल्चर, इरिगेशन। हमने सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर को लिया और एग्रीकल्चर को हमने डिटेल में स्टडी की पूरे भारत में, तो इस टाइप की प्लानिंग को हम कहेंगे सेक्टोरल प्लानिंग। क्योंकि हमने, बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ प्लानिंग विच वी हैव टेकन ओनली वन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज एग्रीकल्चर। Similarly, if we make planning only for irrigation,
like what is the problem of irrigation in India, or how we can improve the facilities of irrigation for the farmers, then this type of farming will also be known as sectoral, because we are taking only one unit under planning, irrigation. सिमिलरली मैन्युफैक्चरिंग, अगर हमने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग की स्टडी की, उसके लिए प्लानिंग की, तो उसको हम कहते हैं सेक्टोरल प्लानिंग। बट अगर हमने एक पर्टिकुलर रीजन को लिया, एक एरिया को लिया, ठीक है, और उस एरिया में चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इरिगेशन हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको एक साथ हमने पढ़ा या उनके बारे में हमने स्ट्रेटेजी बनाई, प्लानिंग की, तो उस टाइप की प्लानिंग को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे रीजनल प्लानिंग। ठीक है, ये देखो रीजनल प्लानिंग, इसका डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? किसी भी कंट्री में बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, बहुत सारे आपके इकोनॉमी में चीज़ें होती हैं, लाइक एग्रीकल्चर, इरिगेशन, मैन्युफैक्चरिंग, पावर, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो किसी भी देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इनमें से जब हम किसी एक सिंगल यूनिट को लेकर स्टडी करते हैं, प्लानिंग करते हैं डिटेल में, तो इस टाइप की प्लानिंग को हम सेक्टोरल प्लानिंग कहते हैं। सिर्फ एक सेक्टर को हमने लिया है, ठीक है। बट जब हम रीजनल प्लानिंग करते हैं तो हम एक रीजन को लेते हैं। रीजन मतलब एक हमने एरिया लिया, सपोज मैंने कहा, सपोज प्लानिंग में उत्तराखंड को लिया गया। अब उत्तराखंड को हम एक रीजन मान के उसमें जो भी चीज़ें, ये जितनी भी चीज़ें, एग्रीकल्चर है कैसा है उत्तराखंड का, इरिगेशन कैसा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है कि नहीं है, कंस्ट्रक्शन कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर है कि नहीं है, कम्युनिकेशन सिस्टम का क्या कंडीशन है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एंड सर्विसेज कैसी हैं, इन सभी चीज़ों को लेके जब हम डिटेल में स्टडी करते हैं पर्टिकुलर रीजन को लेके, तो इस टाइप की प्लानिंग को हम क्या कहते हैं? रीजनल प्लानिंग। इज दिस क्लियर टू यू? यस और नो? यस मैम। समझ में आया? जो भी बच्चे प्रेजेंट है, रोहन है या फिर और कौन कौन है, मानसी, अंजलि, ये आपको सेक्टोरल प्लानिंग और रीजनल प्लानिंग का अंतर समझ में आया? मैं आपको एक क्लास एग्जांपल देती हूँ। सपोज मैं एक स्टूडेंट को लिया मैंने, और मैंने उस पर्टिकुलर स्टूडेंट के ही ऊपर सारा फोकस कर दिया कि अच्छा इसका रिजल्ट मुझे इंप्रूव करना है, इसको मुझे बेहतर बनाना है, ऐसे करके, तो वो सेक्टोरल प्लानिंग होगी, क्योंकि मैंने सिर्फ एक बच्चे को पकड़ा और उसी पे मैंने सारा रिसर्च कर दिया, उसी के ऊपर प्लानिंग कर दी। ठीक है, लेकिन जब मैं आपकी पूरी क्लास को लूंगी और क्लास में हर एक बच्चे के ऊपर ध्यान दूंगी, तो उस टाइप की प्लानिंग को हम क्या कहते हैं? रीजनल प्लानिंग। उसी तरह से जब एक देश में बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, कम्युनिकेशन हो, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, कम्युनिकेशन, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। अगर हम उसमें से किसी एक सेक्टर को सिर्फ ले रहे हैं और उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसको हम सेक्टोरल प्लानिंग कहेंगे। लेकिन जब हम किसी एक पूरे एरिया को लेते हैं, मान लो हमने पूरे इंडिया को ले लिया, या फिर हमने किसी पर्टिकुलर छोटे से एरिया को ले लिया, एरिया कोई भी हो सकता है, छोटा या बड़ा, किसी को भी हमने ले लिया, एक डिस्ट्रिक्ट हो सकती है, एक स्टेट हो सकता है, एक पर्टिकुलर जंगल फॉरेस्ट हो सकता है, तो हमने जब उसको लिया और उसमें जो भी आपके सेक्टर्स हैं, चाहे वो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया एग्रीकल्चर, सॉरी उत्तराखंड। अब आपको उत्तराखंड के लिए जब प्लानिंग होगी एज ए रीजन, तो उसमें हमें अब उत्तराखंड को हमें डेवलप करना है, पूरा पूरा उत्तराखंड। तो हम उसमें हम क्या करते हैं, उसमें चाहे हमारा एग्रीकल्चर हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, है ना, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उत्तराखंड के, सेक्टर्स हैं, हम सबको लेंगे, सबको देखेंगे कि भाई कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। कहीं एग्रीकल्चर उत्तराखंड का प्रॉब्लमेटिक है कि बेहतर नहीं हो पा रहा है, या फिर उत्तराखंड में सड़कें प्रॉपर नहीं है, या फिर उत्तराखंड में लोगों के पास रोजगार नहीं है, क्यों नहीं है रोजगार, या फिर माउंटेनियस एरियाज ज़्यादा है, माउंटेनियस एरियाज बहुत ज़्यादा टाइम में बैकवर्ड होते हैं। तो इस तरह से हम उत्तराखंड की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे और वहाँ पे प्लानिंग करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो इस टाइप की प्लानिंग को हम कहते हैं रीजनल प्लानिंग, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट एंड मेकिंग प्लान फॉर अ सिंगल रीजन। हमने यूपी को लिया तो हम उसको भी रीजनल प्लानिंग कहेंगे। तो हम जब क्षेत्र वाइज प्लानिंग करते हैं तो उसको हम क्षेत्रीय प्लानिंग कहते हैं, या फिर सेक्टोरल प्लानिंग कहते हैं। जब हम एक यूनिट को लेते हैं तो उसको हम सेक्टोरल प्लानिंग कहते हैं। तो ये दो तरह की प्लानिंग्स होती है। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे ज़्यादा जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता एग्जाम्पल देकर। So sectoral planning means formulation and implementation of the sets of schemes or programs aimed at development of various sectors of the economy. ठीक है, तो व्हाट इज सेक्टोरल प्लानिंग? जब हम कोई भी रूल्स या फिर कोई प्रोग्राम है, कोई स्कीम है हमें चलानी है, और हम उसमें पूरे जो है कोई भी स्कीम या प्रोग्राम हम चलाते हैं, लेकिन हम एक यूनिट को लेके चलते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स को लेके चलते हैं, तो इस टाइप की प्लानिंग को हम सेक्टोरल प्लानिंग कहते हैं। रीजनल प्लानिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो डेवलप हैं, एंड देयर आर नंबर ऑफ एरियाज विच आर नॉट डेवलप, विच इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम ऑफ रीजनल इम्बैलेंस।
ठीक है। रीजनल इम्बैलेंस मतलब कुछ एरियाज डेवलप हो गए, कुछ एरियाज पिछड़े के पिछड़े हैं। तो वो जो पिछड़े एरियाज हैं उनको भी डेवलप करना, बैकवर्ड एरियाज को डेवलप करना, और जो एडवांस एरियाज हैं, डेवलप एरियाज हैं, उनके बराबर में लेके आना, ये मेन एम होता है रीजनल प्लानिंग का। सो देयर इज नो यूनिफॉर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवर स्पेस इन एनी कंट्री। कोई भी देश पूरी तरह से विकसित नहीं होता है, ठीक है। कुछ देश में कुछ एरियाज विकसित होते हैं, कुछ पिछड़े हुए होते हैं, तो वैसे इंडिया के साथ भी है। Some areas are more developed and some lag behind. This uneven pattern of development over space necessitates that the planners have a spatial perspective and draw the plans to reduce regional imbalance in the development. तो जहाँ भी रीजनल इम्बैलेंस होता है, कुछ एरियाज बहुत डेवलप है, कुछ एरियाज पिछड़े हुए हैं, तो इस कंडीशन में जो गवर्नमेंट होती है वो रीजनल प्लानिंग करती है। तो और जो अत्यंत पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जो रूरल हमारे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, बैकवर्ड एरिया रीजन्स होते हैं, उनको सरकार आइडेंटिफाई करती है और वहाँ पे उस एरिया को देखते हुए वहाँ की जो कंडीशंस हैं, जो रीजनल कंडीशंस हैं, उनको देखते हुए वहाँ पे प्लानिंग किया जाता है। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल, हम लोग अभी एग्जांपल पढ़ेंगे। अब उसमें जो है जैसे मैंने आपको जो रीजनल प्लानिंग किया, उसको मैं आपको केस स्टडी बताती हूँ। ये है आपका भरमौर ट्राइबल रीजन, ठीक है। आप इसका मैप बहुत अच्छे से स्टडी करिएगा। इसमें कुदती है, टुंडा है, खानी है, होली एरिया, ये सब जो ये आपका एरिया है भरमौर, उसमें डिस्ट्रिक्ट्स हैं। नेम आप देख सकते हैं, भरमौर ट्राइबल रीजन, ठीक है। इट मीन्स भरमौर जो है जिला है, उसमें जनजातियां ज्यादा पाई जाती हैं, ट्राइबल जो है लोग इसमें ज्यादा पाए जाते हैं। और ये एक बहुत ही पिछड़ा हुआ एरिया है। और ये कहाँ पाया जाता है, कहाँ पे लोकेटेड है ये, आप यहाँ देख सकते हैं। भरमौर ट्राइबल एरिया कंप्राइजेस भरमौर एंड होली तहसील ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे ये भरमौर जिला? मैम हिमाचल प्रदेश। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? मैम चंबा। चंबा। ओके, मानसी राणा, आप बताइए, वेयर इज भरमौर? मैम हिमाचल प्रदेश। एंड डिस्ट्रिक्ट? मैम चंबा। क्या है डिस्ट्रिक्ट? मैम चंबा। चंबा, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस that Bharmor tribal area is located in Chamba district of Himachal Pradesh and it is a very backward area. Tribals है यहाँ पे। एक तो यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन, आप पहाड़ी क्षेत्र तो आप समझ लीजिए कि बिल्कुल आइसोलेटेड है, जंगली फॉरेस्टेड एरिया है, माउंटेनियस एरिया है। क्लाइमेट यहाँ का बहुत ही ज़्यादा रफ है, टोपोग्राफी बहुत ही अंडुलेटिंग है। तो यहाँ पे बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स यहाँ के लोग फेस करते हैं। It is a notified tribal area since 21 November 1975. भरमौर is inhabited by गड्डी। अब यहाँ पे कौन सी जनजाति मेनली पाई जाती है? गड्डी ट्राइब। कौन सी ट्राइब पाई जाती है? मैम गड्डी। गड्डी। दूसरे बच्चे बताएं कौन सी ट्राइब पाई जाती है यहाँ पर? मैम गड्डी। गड्डी। मैम गड्डी। Yes, it is a tribal community who have maintained a distinct identity in the Himalayan region as they practice transhumance and converse through गडियाली डायलेक्ट। तो ये जो गड्डी ट्राइब है कौन सी लैंग्वेज बोलती है? गडियाली, ठीक है। तो गड्डी जो है गडियाली डायलेक्ट, गडियाली समझ लो ना, इनकी बोली है। गड्डी people speak which dialect? बताइए। मैम गडियाली। आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? हाँ, लेट में क्यों रिप्लाई कर रहे हो आप लोग? सो पहली चीज, भरमौर ट्राइबल एरिया इज लोकेटेड इन द चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश और इसमें 4 तहसीलें हैं। वो तहसील कौन कौन सी? अभी मैंने आपको मैप पे दिखाया था। कुगती एरिया, ये दिख रहा है आपको, कुगती एरिया, टुंडा, खानी एंड होली। तो ये इसमें 4 तहसीलें हैं। समझ में आया आपको? चंबा, ये जो आपका भरमौर एरिया है, इसमें 4 तहसील से बना हुआ है ये, चंबा डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं गड्डी, और ये क्या काम करते हैं? ट्रांस ह्यूमंस। ना व्हाट इज ट्रांस ह्यूमंस? ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। ऋतु प्रवास क्या होता है बताइए? मैम मूविंग ऑफ शिफ्टिंग ऑफ द सम nomadic tribes from the plain areas to mountain areas in the summer season and from the mountain areas to plain areas in the winter season. Yes, correct. So transhumance is basically the seasonal migration of nomads along with their animals in search of water and pasture.
and it is the movement is according to the season, that during summer season they move up the mountain in search of better grasses or जो भी जिसे हम कहते हैं चारे के लिए, and then the moment winter season comes they move down the mountain, they come on the plain areas because जो आपका climate होता है mountains में काफी harsh होता है. So this is the seasonal migration of the nomadic tribes, और इसी को हम transhumans के नाम से जानते हैं, जो हमने primary activities chapter में पढ़ा भी था. ठीक है. Now we will see this region lies between 32 degree to 32 degree north latitude and 76 to 22 से 7653 east longitude. So this is the latitudinal and longitudinal location of Bharmor area. Then this area is spread over 181 square kilometer. The region mostly lies between 1500 meter to 2700 meter above the mean sea level. मतलब ये सब उसके जो है geographical details दी गई location. This region popularly known as the homeland of Gaddis and is situated by lofty mountains on all sides. तो ये जो एरिया है इसे गड्डीज जो ट्राइब उनका घर कहा जाता है, और ये एरिया चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, लाइक पीर पंजल, धौलाधर एंड ये पीर पंजल इन द नॉर्थ एंड धौलाधर इन द साउथ. और यहाँ से कौन सी रिवर मूव करती है बोर्ड में आ भी चुका है, रावी रिवर. ठीक है, तो याद रखिएगा सब प्लीज थोड़ा सा धीरे. रावी रिवर जो है वो यहाँ से मूव करती है, और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं बुढ़िल एंड द टुंडहन, ये सब जो रिवर जो है नदियाँ यहाँ से क्रॉस करती है, बट द मेन रिवर इज रावी. ठीक है. दीज रिवर्स डिवाइड द रीजन इनटू 4 फिजियोग्राफिक डिविजन्स. और ये जो नदियाँ होती हैं वैसे ये 4 तहसीलों में डिवाइड है, होली, खानी, कुगती एंड टुंडा. Now Bharmor experiences freezing winter conditions and snowfall in the winter. Winters के time में this area faces extreme snowfall and freezing weather. 4 degree centigrade. The mean monthly temperature in January is 4 degree and in July 26 degree. तो आप देख सकते हो यहाँ का जो climatic condition है that is also very harsh. तो आपको surrounded by the mountains. It is isolated area. ये जो मेन हिमाचल है वहाँ से कटा हुआ है, उनका साथ बहुत ही कम कनेक्शन है, डेवलपमेंट नहीं है यहाँ पर, क्लाइमेट बहुत ही हार्श है, टोपोग्राफी बहुत ही रगेड है, यहाँ पे रिसोर्स बेस्ड नहीं है, मतलब रिसोर्सेज नहीं है, ना खेती कर सकते ना इंडस्ट्रीज है, कुछ नहीं है यहाँ पे. एंड फ्रेगाइल इन्वायरमेंट. फ्रेगाइल मतलब यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही डरावना, बहुत ही डेंजरस है. Now these factors have influenced society and economy of this region. इसकी वजह से जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो भी काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, मतलब उनकी जो लाइफ है बहुत ज्यादा प्रभावित होती है. अगर आपका हार्श क्लाइमेट है, आपके पास कोई रोजगार नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो आप प्रॉब्लम फेस करोगे. 2001 that population of Bharmor was 37,246, that is 20% per square kilometer. It is one of the most तक आप देख सकते हैं यहाँ कुछ फीचर्स हैं, लाइक भरमौर एरिया, यहाँ पे टेरेस फार्मिंग होती है. ठीक है. यहाँ पे आप घर देख सकते हो कैसे कैसे पहाड़ों में घर बने हुए, और यहाँ पे अभी ट्रेडिशनल तरीके से गेहूँ निकाला जा रहा है. गेहूँ को जो वो नहीं करते, एक्सट्रैक्ट करते हैं. देन प्राइमरी एक्टिविटी लोग क्या अपने गाय भैंसों का जो भी कर रहे हैं, बकरियों के साथ उनकी ड्रेस है. तो मतलब आप देख सकते हो कि अभी भी बहुत ही पुराने टाइम में. मैंने आपको मैप बता दिया है, ये 4 डिस्ट्रिक्ट है, और ये कौन सी रिवर है, रावी. रावी यहाँ से फ्लो कर रही है, और ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, बुधिल, और ये भी देखो ये पूरी रावी रिवर है, यहाँ से यहाँ आ रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है. ये चंबा डिस्ट्रिक्ट है पूरा, और ये भरमौर रीजन है, ये पूरा हिमाचल प्रदेश है. सो दीज आर द इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश. मतलब पैसों आर्थिक स्थिति से भी पिछड़े हुए हैं और सामाजिक स्थिति से भी काफी पिछड़े हुए हैं. देन गड्डीज हैव एक्सपीरियंस ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल आइसोलेशन. ये सारी इसकी प्रॉब्लम्स है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना. ये ज्योग्राफिकली भी कटे हुए हैं, मतलब मेन जो हिमाचल है उससे अलग थलग है, एंड पॉलिटिकली भी आइसोलेटेड है. और यहाँ पे सोशल इकोनॉमिक डिप्राइवेशन है, मतलब सोशल इकोनॉमिकली भी डेवलप क्षेत्र नहीं है. दे आर मेनली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज सच एज शीप एंड गोट रियरिंग. तो यहाँ पे मेनली शीप रियरिंग होती है, गोट रियरिंग होती है. The process of development of tribal areas of Bharmor started in 1970s when Gaddis were included among the scheduled tribes. तो इंडिपेंडेंस के बाद तक ये बहुत ही पिछड़ा हुआ था, लेकिन ये जो है नज़र में कब आया गवर्नमेंट के, जब गवर्नमेंट ने हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया, जो मैंने आपको अभी नहीं बताया लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी. हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पे देखिए दिया हुआ है. ठीक है ना. जैसे
टारगेट एरिया प्लानिंग की सरकार ने, टारगेट मतलब टारगेट समझते हो ना, जब हमारा एक टारगेट होता है कि हमें इन लोगों की प्लानिंग करनी है, हमें यहाँ पे डेवलपमेंट करना है, तो उसको हम कहते हैं टारगेट एरिया प्लानिंग। अब टारगेट एरिया में आपका आया डॉट कोन एरिया कि भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र कौन से हैं, या फिर हिल एरिया, ये ठीक है, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको हम नेक्स्ट टाइम डिटेल में पढ़ेंगे। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब कि भारत के वो हिली एरियाज, माउंटेनियस एरियाज जहाँ जो बहुत ही पिछड़े हुए, तो इस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत भारत सरकार ने ये प्रोग्राम चलाया, और इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो सबसे पिछड़े हुए जिले थे भारत के, लाइक 15 डिस्ट्रिक्ट थी, उनको जो है सरकार ने अडॉप्ट किया, उनको नोटिफाइड एरिया डिक्लेयर किया और वहाँ पे प्लानिंग की गई। तो इस टाइप की हम प्लानिंग को कहते हैं हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। और हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का ही एग्जांपल है आपका भरमौर ट्राइबल रीजन। तो भरमौर में आपने देख लिया कितनी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी रिसोर्स बेस नहीं है। तो सरकार ने 1970s में जब हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया, तो उसमें क्या किया, ये जो एरिया था, क्योंकि ट्राइबल्स इसमें भरे हुए हैं, सारी जनजातियां हैं, तो इस एरिया को शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया डिक्लेयर कर दिया, ठीक है ना। अब जो सरकार शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर कर देती है, आपको पता है कि उसमें फिर बहुत ही मतलब एक उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है, वहाँ पे प्लानिंग की जाती है ना। तो फिर गड्डीज जो है उनको पहले तो शेड्यूल, पहले जो जनजाति थी गड्डीज, उनको शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर किया गया। उसके बाद इस पूरे के पूरे एरिया को, भरमौर को सरकार ने क्या किया, ITDP प्रोग्राम के अंतर्गत इसको अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। Under the fifth 5-year plan, the tribal sub-plan was introduced in 1974। जब पांचवा 5-year plan चलाया गया, याद रखना, भरमौर जो है उसको सरकार अपने अंदर कब लेकर आई, ड्यूरिंग द फिफ्थ 5-year प्लान में, ठीक है। पंचीय पंचवर्ष योजना में सरकार ने भरमौर को अडॉप्ट किया। यहाँ पे ट्राइबल सब प्लान इंट्रोड्यूस किया 1974 में, एंड भरमौर वाज डेजिग्नेटेड एज वन ऑफ द 5 इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। मतलब सोचो कि पूरे भारत में सिर्फ 5 जिलों को मतलब इतना जो है इम्पोर्टेंस दी गई सबसे बैकवर्ड में, उसमें भरमौर को अडॉप्ट किया गया, तभी शायद हम भरमौर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्लान कौन सा लेके आया गया, इंटीग्रेटेड ITDP। ITDP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो सरकार ने इसको 1974 में जो है इसको ITDP के अंदर इसको अडॉप्ट कर लिया। अब यहाँ पे डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ, ठीक है। दिस एरिया डेवलपमेंट प्लान वाज एम्ड एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द गड्डीज and narrowing the gap in the level of development between Bharmor and other areas of Arunachal Pradesh। तो मेन जो प्लानिंग का एम था गवर्नमेंट की एरिया प्रोग्राम में, दैट गड्डीज जो है उनकी लाइफ को बेहतर बनाया जाए, और जो हिमाचल के और एरियाज हैं जो डेवलप हैं उनके स्तर तक इस एरिया को भी पहुंचाया जाए, मतलब भरमौर को भी इतना डेवलप किया जाए कि वो हिमाचल प्रदेश के और एरियाज के बराबर में आ जाए। देन यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, देन कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। देन सोशल एंड कम्युनिटी सर्विस पर भी एम्फेसाइज किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है 5-year प्लान में लाई गई। The most significant contribution of tribal sub-plan in Bharmor region is the development of infrastructure। सरकार ने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया in the form of schools, colleges, health care, पीने का पानी पहुँचाया, रोड्स बनाई, कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप किए, इलेक्ट्रिसिटी घर घर तक पहुँचाई है, सड़कें बनाई है, हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स खुलवाए। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो है, जो क्योंकि ये तो ट्राइबल एरिया था, जनजाति थी, तो बहुत ही पिछड़े हुए लोग थे, तो इनके लिए स्कूल बनाया गया, हॉस्पिटल्स, सरकारी हॉस्पिटल्स ओपन किए गए, पीने का पानी जो है टैप वाटर पहुंचाया गया, सड़कें बेहतर की गई इस पहाड़ी एरिया में, कम्युनिकेशन लाइन बिछाई गई, देन इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाया गया। देन बट द विलेजेस लोकेटेड along the Ravi in Holi and Khani areas are the main beneficiaries। तो डेवलपमेंट मेनली कहाँ हो पाया, खानी में और होली में। जो दूसरे थे 2 जिले टुंडा एंड कुप्टी, वहां पे इतना डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं हो पाया, क्योंकि आपको पता ही हमारे ऑन द पेपर तो सब होता है, लेकिन जब एक्चुअल इंप्लीमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो 2 जिले डेवलप हो गए, होली एंड खानी, और जो टुंडा एंड कुप्टी थे वो डेवलप नहीं हो पाए। नाउ यहाँ पे सोशल बेनिफिट इसका क्या हुआ, देखो जब आपसे पूछा जाएगा तो प्रॉब्लम पूछी जाएगी, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक कौन सी रिवर यहाँ से फ्लो होती है, कितने यहाँ पे जिले हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट्स में इसको डिवाइड, तहसील में डिवाइड किया गया है। देन पूछा जाएगा आपसे कि कहाँ पर लोकेटेड है, तो इसकी प्रॉब्लम्स क्या थी, है ना, और कौन से एरियाज को मेन बेनिफिशरीज थे, कौन से जो है तहसील, तो होली और खानी। ITDP का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं आपसे, ITDP जो है कब इंट्रोड्यूस किया गया था, और गड्डीज को शेड्यूल ट्राइब्स में कब लेकर आया गया था, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं। देन आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे बेनिफिट्स क्या होंगे, तो सोशल बेनिफिट क्या हुआ जब भाई सरकार ने इसको अडॉप्ट किया, यहाँ पे हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया,
तो इससे काफ़ी बेनिफिट हुआ यहाँ के लोगों को। सोशल बेनिफिट क्या हुआ? लिटरेसी रेट इंक्रीज हो गया, सेक्स रेशियो बेहतर हुआ और चाइल्ड मैरिज में भी कमी आई। देन फीमेल लिटरेसी, आप ये सब चीज़ें पढ़ लेना, जिसमें फीमेल लिटरेसी भी इंक्रीज हो गया, जेंडर इक्वेलिटी जो थी वो इनइक्वेलिटी थी वो डिक्लाइन होना शुरू हो गई। देन गड्डीज हैड सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कम पेस्टोरल इकोनॉमी हैविंग एम्फेसिस ऑन फूड ग्रेन्स एंड लाइव स्टॉक। इससे पहले तक जो थे गड्डीज, वो क्या करते थे? छोटी मोटी कृषि करते थे और अपने पशुओं को पालते थे। But during the last 3 decades of 20th century, the cultivation of pulses and other cash crop has increased in the भरमौर region। लेकिन अब यहाँ के लोग जो है दालें भी ग्रो कर रहे हैं और अदर कैश क्रॉप्स भी भरमौर एरिया में ग्रो कर रहे हैं। बट द क्रॉप कल्टीवेशन इज स्टिल डन विद द ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी। लेकिन अभी भी जो है थोड़ा सा खेती इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं हो पाई है, बट बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट हुआ है। ट्रांसह्यूमन जो है वो काफ़ी हद तक खत्म हो गया। अब जो है क्योंकि उन लोगों को रोजगार मिल रहा है, खेती कर रहे हैं, तो अब ये ट्रांसह्यूमन्स बहुत ही कम करते हैं। But the Gaddis are still very mobile, as a sizable section of them migrate to Kangra and surrounding areas during winter to earn their living from wage labor। लेकिन ट्रांसह्यूमन्स तो कम हो गया, लेकिन अभी भी यहाँ के लोग जो हैं वो माइग्रेट करते हैं क्योंकि सर्दियों के मौसम में फिर यहाँ रोजगार नहीं मिलता है, इसीलिए वो रोजगार की तलाश में एज ए लेबर वो जो है अपने आसपास के एरियाज में जाते हैं। तो ये आपको भरमौर क्लियर हो गया? यस और नो? तो मैंने आज आपको भरमौर के बारे में जितना था मेनली एक्सप्लेन कर दिया है। और अब इसमें देखो, इस चैप्टर में मेनली क्या है, मैंने आपको भरमौर के बारे में बता दिया। नेक्स्ट हमारी केस स्टडी होगी अबाउट ड्रॉट प्रोन एरिया या सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। उसके अंतर्गत हमने किस एरिया को अडॉप्ट करके उस पर काम किया, वो है हमारा इंदिरा गांधी कैनाल एरिया। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको भरमौर एरिया पूरा पढ़ना है अंडर हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। और जो दूसरा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ड्रॉट प्रोन एरिया, उसमें हम इंदिरा गांधी कैनाल की केस स्टडी करेंगे। ये एक केस स्टडी ये है आपकी, समझ गए ना? एक तो ये केस स्टडी थी भरमौर और एक केस स्टडी है हमारी इंदिरा गांधी कैनाल। तो वो हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे। पहले आप मुझे ये बताइए, मानसी आप मुझे बताएंगी कौन सी रिवर जो है यहाँ से फ्लो करती है भरमौर एरिया से? मैम रावी रिवर। रावी रिवर, ओके। ज्योति आप मुझे यहाँ की 4 तहसीलों के नाम बता दीजिए। ज्योति आपको मेरी आवाज आ रही है? ज्योति शायद प्रेजेंट नहीं। आंचल आप बताइए। इन लोगों को अटेंडेंस नहीं मिलेगी, आंचल को, ज्योति को, जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। राजन आप बताइए। मैम बाय तो रामसार। ये सही है। रोहन आप बताइए। अगर आपको नहीं भी याद आ रहा तो मैं आपको बता देती हूँ रिवर कौन सी फ्लो होती है यहाँ से, चारों तहसीलों के नाम, कहाँ लोकेटेड है ये। ठीक है, सारे जो ये एरिया कहाँ लोकेटेड है, आईटीडीपी क्या है, आईटीडीपी कब इंट्रोड्यूस हुआ, कब जो यहाँ का ट्राइबल एरिया, ट्राइब्स कौन सी रहती है यहाँ पे और इनको कब इंक्लूड किया गया, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपसे पूछूंगी जो है नेक्स्ट क्लास में। तो इसके लिए आप प्रिपेयर होकर आएंगे। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट क्लास में आपको इतना सब प्रिपेयर करना है।